खास मुलाकात। और खास मुलाकात में आज हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के सीनियर लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य साहब। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन्होंने हलचल मचा दिया है। मतलब 11 से जो सिलसिला शुरू हुआ, सुना है 20 को फिर मेला होवे शुरू होने वाला है। मौर्य साहब, स्वागत है आपका अम्बेडकर नामा में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और क्योंकि अम्बेडकर नामा इस समय अपने माध्यम से बहुत तेजी के साथ जागरूकता पैदा कर रहा है, नई नई खबरों को उनको परोस रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आपसे बात करने मुझे बहुत खुशी हो रही है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। और चलिए सीधे हम आते हैं अब काम की बात पे। हमारे यहाँ काम की बात होती है, मन की बात नहीं होती है, काम की बात होती है। जी जी। एक वरिष्ठ साहित्यकार है बिहार के, प्रेम कुमार मनी साहब, आप जानते होंगे सर जी। उन्होंने एक पोस्ट लिखा है, एक लेख लिखा है, जिसमें कहा है कि जो हलचल हुआ है 11 तारीख को, उसकी तुलना उन्होंने 1857 से की। 1857 में जो विद्रोह हुआ जी, उसकी तुलना उन्होंने की है जो हलचल मचा है उत्तर प्रदेश में। तो आप कैसे देख रहे हैं? क्या 5 साल आपको ये लग रहा था कि आप कैद में हैं? देखिए डॉक्टर साहब, ये सही है कि हमारी शुरुआती दौर जी भगवान बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर के दर्शन और विचार से आगे बढ़ी जी। बहुजन समाज पार्टी में लंबे अरसे तक मानवर कांशीराम जी और सुश्री बहन मायावती के नेतृत्व में काम किया। अम्बेडकर विचारधारा का व्यक्त होने के बावजूद मैं विपरीत परिस्थितियों और विपरीत विचारधारा वालों के साथ परिस्थिति बस साथ दिया। वो भी तब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के पूर्व सार्वजनिक तौर से इस बात को स्वीकारा था कि लोग हमको नीच इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं पिछड़ी जात में पैदा हुआ। मैंने सोचा कि मोदी जी जैसा बड़ा नेता पिछड़ी जात की दुहाई दे रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उनके दिल में भी पिछड़ों का दर्द होगा। और जब बहुजन समाज पार्टी में वैचारिक मतभेद होने के नाते मैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा, तो मोदी जी की इस अपील को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ। साथ में जो लाखों लाख का जनाधार मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में गया, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ एकाएक बढ़ा, पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार भी बनी। लेकिन सरकार बनने के बाद हमने देखा कि जिन अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े वर्ग के लोगों ने सरकार बनाई, ये सरकार उन्हीं की दुश्मन बन बैठी। और विशेष रूप से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसको अजगर की तरह निकलना शुरू कर दिया। कई मौकों पर मैंने इस पर अपनी आपत्ति भी दर्ज की, कैबिनेट में भी बात रखी, राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने भी रखी कि शूद्रों, दलितों और पिछड़ों के साथ यहाँ पर सौतेला व्यवहार हो रहा है। कहा तो जाता है, दुहाई देती भारतीय जनता पार्टी हिंदू की, लेकिन इनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात जिसकी आबादी 24% है, वर्ग जिसकी आबादी 54% है, वो इनको हिंदू दिखाई नहीं पड़ते, वो इनको हिंदू लगते ही नहीं। यानी यहाँ का जो दलित है, पिछड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की नजर में हिंदू नहीं है। अगर हिंदू समझते
तो इनके आरक्षण को सफाचट करने का प्रयास नहीं करते, इनके आरक्षित जगहों पर सामान्य वर्ग के लोगों को नहीं भरते और इनके आरक्षित जगहों पर सामान्य वर्ग के लोगों को भर करके इन्होंने साबित किया कि केवल इनकी नजर में सामान्य वर्ग के लोग ही हिंदू हैं। एक चीज। दूसरी चीज, 2-3 ऐसे बड़े घिनौने काम हुए जो किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। एक तो अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, जिसमें 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को उन्होंने भर दिया। आंदोलन हुआ, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, पीड़ित लोग हमारे पास भी आए। मैंने भी मुख्यमंत्री जी को इस पर कड़ा पत्र लिखा और आरक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग के लोगों को ही भरने के लिए मैंने उसमें आग्रह भी किया। यहां तक कि पीड़ित पक्षों ने अपना प्रतिवेदन पिछड़ा वर्ग भारत सरकार को दिया, पिछड़ा वर्ग भारत सरकार को दिया। भारत सरकार का जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने भी अपनी सूची लिखी कि चूंकि अनुसूचित जात, जनजाति और पिछड़े वर्गों को भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार आरक्षण दिया गया है, इसलिए इनके आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती करना संविधान की मंशा के विपरीत है और जनजाति और पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय भी है। योगी जी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की इस स्थिति पर यहां पर एक कमेटी बैठाई। कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि नहीं, 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती नहीं हुई, बल्कि 6,000 पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती हुई है। और मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने कहा कि हम इन 6,000 पदों पर आरक्षित वर्ग के लोगों को फिर से भरेंगे। एक भी सीट नहीं भरी, स्वीकार करने के बावजूद भी। दूसरी चीज, कैबिनेट में एक प्रस्ताव आया बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी आवेदन पत्र मांगे, एक लाइन का प्रस्ताव आया कि चूंकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनके स्थान को सामान्य वर्ग में भर दिया जाए। मैंने कड़ा विरोध किया। मुख्यमंत्री ने उस समय मेरे विरोध पर सहमति भी दी, यहां तक कि अपर मुख्य सचिव को उन्होंने डांट भी पिलाई, लेकिन वो जो प्रस्ताव था उसको स्थगित नहीं किए। यानी प्रस्ताव के आधार पर तब से लेकर के अब तक हर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सबकी भर्तियां उन्होंने धड़ाधड़ कर लिया। एक ही वर्ग के लोग, सामान्य वर्ग के लोग। और सरकार बनाई पिछड़ों और दलितों ने बड़े पैमाने पर। अब पिछड़ा और अति अनुसूचित जात के लोग जबरदस्त उसमें बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आए थे, गुस्सा था भारतीय जनता पार्टी के, झूम करके वोट दिया, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद अब सबसे बड़े दुश्मन ये दलित और पिछड़ों को मानते हैं। और यही कारण है कि इनके आरक्षित पदों पर खुल्लम खुल्ला सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती कर रहे हैं। अभी अभी एक नया करिश्मा और देखने को मिला। लखनऊ में पीजीआई में इन्होंने सामान्य वर्ग के बैकलॉग की भर्ती प्रारंभ कर दिया। नया देखा जाता था आरक्षित पद अगर फुलफिल नहीं होते थे तो बैकलॉग उसके लिए किया जाता था। अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात या पिछड़े वर्गों का आरक्षित कोटा अगर पूरा नहीं होता था तो कोटा पूरा करने के लिए बैकलॉग की भर्ती होती थी। नियम और व्यवस्था ये है। इन्होंने पहला करिश्माई निर्णय ले लिया कि पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जात
अनुसूचित जाति के तो छोड़ो, ये सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती करने के लिए बैकलॉग भर्ती के तहत 55 पद निकाल दिया। यानी सामान्य वर्ग के लोगों को सीधे सीधे भरना शुरू कर दिया। यानी बेईमानी की हद होती है। यहां तक कि इनको थोड़ा भी शर्म लिहाज भारतीय संविधान का नहीं है। दुहाई देते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान करते हैं, दुहाई देते हैं कि भारतीय संविधान की हम रक्षा करने के लिए संकल्पित है, लेकिन भारतीय संविधान की व्यवस्था को ही ऐसा ये हंसी का मजाक बना रहे हैं, ऐसी धज्जी उड़ा रहे हैं कि जो भी जानकारी इसकी पाता है वो तरस खाता है। तो आज कुल मिलाकर के हमारा पूरा का पूरा गुस्सा केवल इसलिए है कि ये अपनी तरफ से कुछ दे नहीं सकते। जो भारतीय संविधान के माध्यम से अभी तक मिल रहा था, ये उसको भी निकलना शुरू कर दिए। और इसीलिए सर एक सवाल यहाँ पे, मैंने आपका पूरा भाषण सुना जब आप अखिलेश जी के साथ प्रेस वार्ता में थे, पूरा भाषण सुना और आपने नारा दिया 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। तो आपके इस नारे से और आपकी प्रतिबद्धता हम जानते हैं, और इस नारे से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सहमति है जी। सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, 100 में 60 हमारा है जी। तो वो तो सोशलिस्टों के लिए कहते थे, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, 100 में 60 हमारा है। ये तो लोहिया जी का नारा होता था। तो ऐसी विचारधारा वाला नेता कभी भी 85 तो हमारा है, 15 में बंटवारा है का स्वागत ही करेगा, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी पर ही आधारित ये नारा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से स्वागत योग्य है और पूरे देश के लोगों ने स्वागत किया। हमारे कदम उठाने के बाद पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो अपने अपने जिलों में संगठन में पदाधिकारी हैं, धड़ाधड़ वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कह करके सीधे वहां से रुखसत हो रहे हैं। बहुत से लोग आकर के मुझको वेलकम भी कर रहे हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि आज दलितों और पिछड़ों के हित को ध्यान में रखते हुए ये कदम सामयिक था, जरूरी था। और हम तो इस बात के पक्षधर हैं, सामाजिक न्याय का व्यवहार सबके साथ होना चाहिए। हम किसी दुश्मन नहीं है, लेकिन हम गूंगे बहरे अंधे बनकर के तमाशबीन भी नहीं बनकर के नहीं देख सकते हैं कि आप दलितों के पिछड़ों के आरक्षण को खत्म कर दें और हम चुप बैठे, ये भी कभी नहीं हो सकता है। सर ये हिंदुत्व की काट का जो है, हिंदुत्व की राजनीति का, हिंदुत्व मतलब सवर्णवाद, इसका काट तो सामाजिक न्याय ही होगा ना। तो स्वाभाविक रूप से तो मैं तो सदैव सामाजिक न्याय की ही लड़ाई करता रहा। और यही कारण है कि जब इन लोगों ने इस पर चौथ करना शुरू किया तो मैंने पलटवार करके उनको करारा जवाब दिया। और साथ ही साथ हम कहते हैं 80-20 क्यों, 85-15 क्यों नहीं। अगर आपका 80-20 सही हो सकता है तो 85-15 क्यों नहीं सही हो सकता है। और ये वो लोग हैं 80-20 का नारा देने वाले लोग जिनके पुरखे कभी इस देश की सुंदरता में कोई भूमिका नहीं अदा की, कोई योगदान नहीं था। और जिस बीच को ये दरकिनार बाहर करना चाहते हैं वो बीच कौन है, जिसमें अशफाकुल्लाह खान जैसे नौजवान तख्ते को चूमे थे। अगर उनको तनक भी एहसास होता कि हम फांसी के तख्ते को चूम रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे ही
बच्चे बाहर किए जाएंगे तो क्या शायद वो शहादत देते क्या? उन्होंने तो राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के अपनी नौजवानी में, जहां तमाम नौजवान तख्ते को चूम रहे थे, शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, तो उसमें अशफाक उल्लाह खां भी जैसे तमाम लोग थे। अभी आजादी के बाद पाकिस्तान की दर्जनों टैंक को हम ब्लास्ट करके स्वाहा कर दिया, ध्वस्त कर दिया। कौन था? कैप्टन अमीन। ये जो देश बंटवारे की रास्ते पर ले जा रहे हैं 80-20 का नारा देकर के, क्या इनके बाप दादा पूछे थे क्या? वो वीर अब्दुल हमीद थे, वो गाजीपुर के वीर अब्दुल हमीद थे। जिन लोगों ने राष्ट्र में समर्पित होकर के काम किया, राष्ट्र के लिए अपना जान भी दिया, अब उनको भी प्रमाण पत्र देना होगा। ये घटिया मानसिकता देश को बंटवारे की ओर ले जाना चाहती है। ऐसे लोग देशद्रोही हैं जो देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, और इसीलिए समय रहते हमने प्रदेशवासियों और देशवासियों को इनके तिकड़म से सावधान रहने की अपील भी की और कोशिश कि कोई भी इनके गलत मुगालते में शिकार न हो, अन्यथा यह हमारा अधिकार छीनेंगे, हमारी हकमारी करेंगे। भारतीय संविधान भारतीय संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण खत्म करेंगे, भारतीय संविधान पर भी संकट आ जाएगा। सर आपको जाना है कहीं और आपने इतना समय दिया, आपको जाना है, फिर आपसे बात करें। चलते चलते जरा सा मुस्कुरा भी लीजिए। आजकल योगी जी और रवि किशन दलित भाई लोग घर खाना खा के फोटो खिंचवा रहे हैं। अब ये पुराने नौटंकीबाज हैं, ये लोग पुराने नौटंकीबाज हैं, इसलिए इनकी नौटंकी को धीरे धीरे समझ रहे हैं, और जो अभी नहीं समझे हैं एक एक करके इनकी नौटंकी का हिस्सा भाड़ा फोड़ेंगे। ये कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेंगे। और साथ ही साथ जिनको इन्होंने छला है, जिनकी हकमारी की है, जिनको शोषण का शिकार बनाया है, जिनको लाचार गरीब मजलूम बनाया है, जिनके वोट पर राजनीति करके उनके ही आरक्षण को खत्म करने का पाप किया है, वो इनको कभी माफ नहीं करेंगे। और इसी 10 मार्च को आने वाले परिणाम में ही इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये गलती करने लायक भी नहीं रह जाएंगे, सत्ता के बाहर रहेंगे। सर चलिए, एक तो अच्छी बात है कि आपके सिद्धांत 85-15 से अखिलेश जी की सहमति है, और अम्बेडकरनामा की ओर से आपको शुभकामनाएं। और बीच बीच में आते रहिए, आपके चाहने वाले अम्बेडकरनामा पे भी बहुत है, बीच बीच में वक्त दिया कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रतनलाल जी, शुक्रिया।